गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज गैप अप ओपनिंग हुई थी, हरा निशान देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन है और नए कॉन्ट्रैक्ट मंथ का भी पहला ट्रेडिंग सेशन है। कल बाजार बंद थे, फ्राइडे को भी बाजार बंद रहेंगे, फिर ट्रांसमिटेड भी किए। लेकिन आज हरियाली देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मार्च का महीना वॉज टेरेबल, terrible for markets, terrible for geopolitical situation, terrible for our country, gas के issues, crude के issues, the issues are still there. पर लगता है कि अप्रैल का महीना कुछ बेहतर होना चाहिए और यहाँ से उम्मीदें तो रखी हुई है, फिंगर्स क्रॉस्ड। आशा करते हैं कि यहीं पर मार्केट्स जो है सेटल हो जाए, बॉटम बनाए और यहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुअली नॉट इन रश एक अच्छा रुझान हमको देखने को मिले। अर्निंग्स विल बी द नेक्स्ट फिगर फॉर द मार्केट्स। अगले हफ्ते से अर्निंग्स आना शुरू होगी, यहाँ से कम्युनिटी क्या निकल के आती है और अर्निंग्स कैसे आती हैं तो उसके भी ध्यान रहेगा। तो अभी तो सब कुछ लग रहा है और आज से बदलाव भी बहुत हुए हैं। न्यू इनकम टैक्स भी किक ऑफ हो गया है। एसपीटी बदलाव हुए थे, जो हाइक हुई थी वो आज लागू होगी और दूसरे ऑप्शंस में 8 नए स्टॉक्स भी रिलीज होंगे। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। तो खास मेहमान हमारे हैं मिस्टर सुनील सुब्रमण्यन, फाउंडर एंड सीईओ सेंट्रल सिटी, and Mr. Nishit Doshi, his founder with Sagar Investment Company का बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। My first question is for Sunil sir. Sir, I am आपको देख के आज लग रहा है कि नए जो महीने की शुरुआत है हरे निशान में है और आपके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल भी है। तो कितनी आशा करें कि अप्रैल का महीना हम सब के लिए अच्छा निकले। उम्मीद है कि अच्छा रहेगा, बिकॉज क्या है कि आज की जो बाउंस बैक दिख रही है वो इसीलिए कि कोई सिल्वर जो कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इतने लंबे ये वॉर को खींच के अभी एटलीस्ट अमेरिका तंग आ गई है ये इस जंग से, और किस तरह निकले हम विदाउट डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका हार गई करके निकलने का नहीं। तो उनका जो भी है, उनका एक एक्सक्यूज लेकर के हमने उनके मिसाइल को तगड़ी तरह से निकाल दिया, ये कर दिया, हमारे गोल्स को अचीव कर दिया, वो निकले, वो वही काफी है। बिकॉज इजराइल और ईरान का झगड़ा तो चलता रहेगा, वो बात अलग है। मगर अगर अमेरिका हट गई तो बाकी के देशों मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ सोल्यूशन निकाल सकता है। यही उम्मीद आज मन में जागी है और दिल में जागी है मैं कहूंगा, और उम्मीद है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। अभी इसके बाद तेल 120, 30, 40 जाने की उम्मीद शायद नहीं है। इसी खबर से खुशियां हैं और देखते हैं। नेचुरली ये जो लेवल है तेल का, अभी तो 105 के नीचे आ गया है, मगर वो उसके कारण ही थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। अब मार्केट उसको असेस करेगी, बिकॉज ये $100 से क्या 80 तक पहुंचेगा या उधर ही रहेगा, तो उसके वजह से कौन से सेक्टर को क्या आएगा ये अभी मार्केट स्टडी करेगी। और जैसे आपने बताया, अर्निंग सीजन की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, तो ध्यान अभी मार्केट का उसमें होगा, बिकॉज करेक्शन भरपूर हुआ है। तो हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज 5 ईयर 10 ईयर एवरेज के खिलाफ देखे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में एक एवरेज के नीचे आ गई है, समझो कि लॉन्ग टर्म एवरेज। तो डोमेस्टिक निवेशक के लिए, क्योंकि एफआईएस को अभी भी वो बाकी मार्केट के खिलाफ कंपेयर करेंगे, बट एटलीस्ट डोमेस्टिक निवेशकों को लगेगा कि मैं वही शेयर थोड़ी महंगी वैल्यूएशन में खरीद रहा था तो सस्ते में मिल रही है, तो एक क्या होता है, कंफर्ट जोन डीआईएस को आएगी। तो होपफुली टचवुड अभी मिस्टर ट्रंप और एक ऑपोजिट ट्वीट न डालें और मार्केट को अपनी लेवल ढूंढने के लिए थोड़ा तो वक्त दे दे। जी बिल्कुल, टैको ट्रेड जो है वो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, बट बहुत डर लगता है कि जब ट्रम्प साहब कोई कुछ ट्वीट कर लेते हैं एंड द मार्केट्स रियली रियली फॉलो इट। आशा करते हैं कि अब वो थोड़ा ही comes down and backs out and that eases the situation for all of us. निशित, बहुत-बहुत आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। निशित, आप बताइए आपके लेवल्स क्या कहती हैं। 22,835 एक अच्छा बाउंस बैक आज हमने मार्केट में देखा। इन लेवल्स पे सस्टेन गैप अप था, किसी को कुछ मिला नहीं, बट उसके बाद हमने एक देखा कि लो भी टच किया 22,736 का। अब एक बार फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कितनी सस्टेनेबल ये रिकवरी लगती है आपको? फ्राइडे का सेशन वाज हॉरिबल। उस डेंट के बाद ये रिकवरी, इसको आप कैसे देखते हैं? गुड आफ्टरनून। सो मार्केट्स की बात करें तो डेफिनेटली जो हमें वॉर के फ्रंट पे एक पॉजिटिव न्यूज देखने मिली ट्रम्प एंड यूएस के बीच में, यूएस एंड ईरान के बीच में, तो डेफिनेटली उसकी वजह से एक गैप अप ओपनिंग हमें आज के दिन में देखने मिली है।
तो अगर लेवल्स की बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी में जो गैप अप ओपनिंग हुआ है वो लॉन्ग साइड में अभी भी सस्टेन रह सकता है, एंड अभी भी यहाँ से भी बाय करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, प्लस नई मंथली सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे एफआईएस की पोजीशंस भी लाइट मोड पे है, तो डेफिनेटली यहाँ पे से हमें एक अपसाइड अभी भी थोड़ी एक से दो तीन दिन तक कंटिन्यू रह सकती है। तो अगर लेवल्स की बात करें तो 23,000 और 23,200 तक के अपसाइड निफ्टी में दिख सकती है ये स्विंग में। तो ओवरऑल तो डेफिनेटली यहाँ से 22,600 के एक स्टॉप लॉस के साथ 23,000 और 23,200 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड के पोजीशंस निफ्टी में होल्ड रख सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी हमें रिकवरी आज के दिन में देखने मिली है, बट एज कम्पेयर टू निफ्टी अभी भी इसमें थोड़े वीकनेस दिख रही है। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी हमें 52,000 से लेकर 52,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आने वाले 2-3 दिनों तक देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 51,000। और निफ्टी इस समय जो है 22,840 के लेवल पे है, 500 पॉइंट्स अप। सेंसेक्स में भी करीबन 1780 अंकों की यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी इज आल्सो रिकवरिंग फास्ट, करीब 2.5% से ज्यादा का इजाफा है, 1325 के अंकों के साथ एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स इज कम डाउन फ्रॉम 28 पॉइंट्स टू 25। फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में भी अच्छा रुझान है, और क्लियरली आउट परफॉर्मेंस इज सीन फ्रॉम स्मॉल कैप एंड मिड कैप। स्मॉल कैप इज अप, इंडेक्स इज अप nearly 3.5%, और मिड कैप इंडेक्स अप nearly 3%. सो सुनील सर, क्लियर आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम स्मॉल कैप एंड मिड कैप, अब क्या खरीदना है, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स? देखिए, मैं कहूँगा कि आपकी टाइम फ्रेम पे डिपेंड है, क्योंकि करेक्शन मार्च महीने का करेक्शन देखें तो एक्चुअली लार्ज कैप ज्यादा गिरे थे। 10.5% लार्ज कैप की गिरावट, 9.5 मिड कैप की और 8.5 ही स्मॉल कैप की। कारण इसका था कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर और डीआईएस का जो पैसा 1.5 लाख करोड़ के करीब उन्होंने खरीदा, मगर वो स्प्रेड आउट है ओवर लार्ज मिड एंड स्मॉल, क्योंकि इन्फ्लोस भी इस तरह के है। इमीडिएटली अगर ये वॉर की सिचुएशन स्टेबलाइज होते हुए दिख रही है तो एफआईएस की वापसी आएगी, तो नेचुरली लार्ज कैप में ही वो खरीदारी होगी। मगर मेरे ख्याल में डीआईएस के पास जो पैसा है उन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिया। अब उनको फ्रेश खरीदारी करना है तो बेच के ही खरीदेंगे। देखो, महीने में 30,000 करोड़ एसआईपी बुक आती है, जो कि और 5-10 हजार लमसम लगे 30-40 हजार करोड़ ही फ्लो है, मगर 1.25 लाख करोड़ का खरीदारी मानिए उन्होंने कैश बैलेंस को डिप करते हुए ये खरीदा है। अब अप्रैल महीने में और ये खरीदारी जारी रखनी है तो उनको कुछ ना कुछ बेच के सेक्टर रोटेशन और कैप रोटेशन करना होगा। तो अगर ये होल्ड करती है ये सिचुएशन और एफआईएस वापस आते हैं, तो मेरे ख्याल में डीआईएस वो लार्ज कैप को उनको सौंपते हुए वो कैश को रियलाइज करके अर्निंग सीजन जैसे डेवलप होती है वो मिड एंड स्मॉल कैप में, जिसकी आउटलुक देखिए, और इस क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो भी एक बात है, क्योंकि एक महीना तो तेल का डिमांड सबके लिए कॉस्ट बड़ा होगा, डिमांड घटी होगी, तो बैड न्यूज तो है, पर मार्केट के लिए ये कंसेंसस में बैड न्यूज फैक्टर हो जाएगा। और जो सेक्टर या कंपनियां तेजी से आगे की ओर बढ़ने वाली दिख रही है उनमें वो ज्यादा, तो मेरे ख्याल में थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो थोड़ा लंबी, क्योंकि इनिशियली क्या होगा, एफआईएस आएंगे तो लार्ज कैप में स्टेबिलिटी आएगी, बट अल्टीमेटली मेरा मानना है कि डीआईएस को लार्ज कैप बेचना ही होगा और मिड एंड स्मॉल कैप खरीदना ही होगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसलिए मेरा थोड़ा टिल्ट मिड एंड स्मॉल कैप में शुरू कर सकते हो आप, क्योंकि जैसे ही वॉर का कोई स्टेबलाइज होता है तो इंडिया की जो जीएसटी कट की इम्प्लीमेंटेशन, ये सब ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में ही उसका इम्पैक्ट दिखेगा। या कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जहां बात काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसमें आज कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स शामिल है, जहां करीबन 15 से 18% का इजाफा देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे कुछ ट्रिगर्स भी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का जो बिजनेस अपडेट आया है वो काफी अच्छा आया है। उन्होंने टर्नओवर अगर FY26 की बात करें तो 6,400 करोड़ का बताया है, कंपेयर टू 5,076, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 26%। तो इसके चलते हुए एक रब ऑफ जो है हमको बाकी स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है इसी सेक्टर से जुड़ी हुई। वहीं कोचिन शिपयार्ड जो है वो आज से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शामिल हो रहा है। सो कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, जीआरएससी, इसमें क्या करना चाहिए निश्चित? एक अच्छा मूव इन तीनों ही स्टॉक्स में देखने को मिला। डेफिनेटली आज के दिन में ये शिपबिल्डिंग कंपनीज में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है कि इंडिजिनस फूड्स का भी प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली डिफेंस प्लस डोमेस्टिक जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है तो
फंडामेंटली ऑर्डर फ्लो एंड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिलेगा। तो अगर गार्डन रिच बिजनेस की बात करें तो हफ्ते भर में जो रैली देखने मिली है, अच्छी खासी हमें रैली देखने मिली है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी और मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अभी भी 2500 तक के लेवल हमें BRSC में देखने मिल सकते हैं। जैसे मजदौर डॉट की बात करें तो मजदौर डॉट में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको ओवरऑल देखने मिला, तो उसमें भी अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड दोनों काउंटर्स में देखने मिल सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी दोनों शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में। आपकी ऑडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस आई थी निशित, आप प्लीज उसको चेक करिएगा। तब तक हम सुनील सर से पूछते हैं। सुनील सर, आज जो ऑटोज बिक्री के आंकड़े आए हैं वो उतने बुरे नहीं हैं जितना हम सोच रहे थे कि उतने बुरे होंगे, एंड द ऑटो स्पेस इज आल्सो बजिंग। आज इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स की बात करें तो लगभग 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। Hyundai मोटर्स आंकड़े बिल्कुल बुरे नहीं। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सही है कि उम्मीद से बेहतरी आई है ये नंबर्स, और मार्केट उसको रिकग्नाइज कर रहा है। सी ऑटो में क्या है कि दबाव ये भी था कि इंपोर्टेड फ्यूल का कॉस्ट के राइज होगा, तो क्रूड रिलेटेड डेरिवेटिव जैसे पेंट होता है, ऑटो में पेंट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, टायर इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये सब क्रूड रिलेटेड है। तो आज मार्केट एक रिलीफ रैली दिखा रही है, मगर मैं अर्निंग सीजन के लिए इंतजार करूंगा कि कैसे उनका कॉस्ट, क्योंकि ये हाईली ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनीज होती है। तो सेकेंड चीज है कि मगर अगर सेल्स, क्योंकि मार्च एंड की सेल्स विल कवर अप द कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट फिक्स कॉस्ट उनका फिक्स्ड होता है, और जो भी कॉस्ट है थोड़ी बहुत सेल्स बढ़ती है तो एडजस्ट हो जाएगी। बट स्टिल मैं कहूंगा कि ये थोड़ी एक रिलीफ रैली सा दिख रहा है। मैं अर्निंग सीजन में इनकी जो गाइडेंस आती है उसके ऊपर भी ध्यान दूंगा कि कैसे लग रहा है उनकी सिचुएशन। तो ये सर, अर्निंग सीजन से हमको कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए, कितना बड़ा ये ट्रिगर हो सकता है? इज दैट कि मार्केट जो है वो रियल अर्निंग्स को ही डिस्काउंट करना शुरू करे देन द ग्लोबल हेडलाइंस नाउ? बिकॉज आप ये मानते हैं कि ट्रम्प साहब तो निकल जाएंगे, विल अर्निंग्स प्ले क्रूशियल रोल नाउ? It's not so simple because गीतू जी, the FIS, DIS तो कंप्लीटली खरीदारी करते रहे, उनके पास खाली सेक्टर इसको चुनना है या उसको चुनना है, राइट? उनका वो ऐसा नहीं कि वो कैश पे बैठे हैं और अर्निंग सीजन पे अभी पैसा डालेंगे। नॉर्मली ऐसा करते हैं, थोड़ा कैश रखते हैं अर्निंग सीजन के लिए। इस बार तो उन्होंने दम के सब डाल दिया बिकॉज FIS बेच रहे थे, तो अभी उनके पास कैश उतना ज्यादा नहीं है। तो फ्रेश जो अर्निंग सीजन की जो एक आउटलुक होगी ना, वहां से FIS इसको स्टडी करेंगे और उनकी वापसी से ही अर्निंग सीजन में इंपॉर्टेंस आती है। और वो क्या देखेंगे, वो भी शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइस का इंपैक्ट को डिस्काउंट कर लेंगे, मान लीजिए, क्योंकि ये हो गया तो उसका इंपैक्ट तो जरूर होगा, तो वो भी कंसेंसस एस्टिमेट्स को डाउन किए होंगे EPS का। मगर फ्यूचर की जो बात है, जो दिख रहा है उनको कि ये कंपनी ने उसको ऑब्जर्व करके सेल्स के ऊपर ध्यान देगी, तो FIS की वापसी के ऊपर ही अर्निंग सीजन पे आपको उतार चढ़ाव की बात होगी। और वहां पे ट्रम्प के निकलने से मैंने कहा कि तेल की दाम में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, बिकॉज हॉर्मुज स्ट्रेट का सॉल्यूशन बाकी देश मिलकर कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी भी वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऑयल का प्राइस कहाँ सेटल होता, तो डोमिनेंट फैक्टर वही रहेगा मार्केट की फ्यूचर परफॉर्मेंस में। अर्निंग्स का मैं सेकंड ही दूंगा अभी भी रैंक इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट ऑन द मार्केट, बिकॉज DIS तो खरीदेंगे कुछ ना कुछ, तो इट इज ओनली द FII रिटर्न, और जहाँ पे तेल का दाम अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तेल का आउटलुक सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेजेक्टरी देख रहा हूँ, और उसके साथ रुपए का आउटलुक, क्योंकि रुपए भी अभी 95 पार करने की तो वो भी एक इंडिया के लिए, देखिए क्या होता है ना, क्रूड का डबल वैमी हो जाता है ना, क्योंकि डॉलर में क्रूड बढ़ता है मगर रुपए में क्रूड प्लस डॉलर का स्ट्रेंथनिंग दोनों आके यार इंपैक्ट करते हैं। तो मैं अभी भी कहूंगा कि एक आंख हमें बाहर देखना चाहिए FIS की हालचाल उसके बेसिस पे ही मार्केट चलेगी। खाली एक अर्निंग सीजन को देखकर कुछ डायरेक्शन नहीं मिल सकता है फुल फ्लेज्ड। जी, चलिए एक और इंडेक्स जिसने काफी रेजिलियंस इस पूरे मार्च के महीने में दिखाई वो है IT इंडेक्स, क्योंकि वो पहले ही बहुत गिरा हुआ था, तो गिरने की